हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीम ज्योग्राफी लेक्चर क्लास में स्वागत है। इंडिया ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में हम लोग भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पिछले वीडियो में विस्तृत रूप में अध्ययन कर चुके हैं। और इसी क्रम में आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख पर्वत और शिखर। तो भारत के प्रमुख पर्वत कहाँ कहाँ किस रूप में विस्तृत हैं, उनकी पर्वत चोटी कौन सी है और उनकी विशेषता क्या है, तो इन सब के बारे में आज हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। और ये देखेंगे कि ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। और मैं बीच बीच में ये भी डिस्कस करूंगा कि ये एग्जाम में कब कब किस एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो हमारे साथ जो है आप लोग भी इसको नोट करते चलिए। जैसे देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है उसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। K2 गार्डविन ऑस्टिन है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ये किस पर्वत पर है? तो काराकोरम पर्वत पर स्थित है ये। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। K2 यानी काराकोरम पर्वत पर स्थित है ये गार्डविन ऑस्टिन। इसको गार्ड का दर्जा दिया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी भारत का है। और इसके बाद एक है, इसी के थोड़ा और पश्चिम में जाएंगे तो एक है राकापोसी। राकापोसी जो पर्वत चोटी है यह विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत चोटी है। विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7788 मीटर है। 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भी काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है क्योंकि इसका जो ढाल है खड़े रूप में है, ज्यादा तीव्र है, तो इसकी ये विशेषता है। बाकी एक पर्वत है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत चोटी इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। 8,126 मीटर है। ये ग्रेटर हिमालय पर स्थित है। और ग्रेटर यानी कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय की बात करें तो इस तरह से ये पूरी तरह से नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक विस्तृत है। नामचा पर्वत तक विस्तृत है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित कह सकते हैं कि दूसरा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 8,126 मीटर है। और इसके बाद अगर भारत का देखें तो भारत जो दूसरा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। सिक्किम के पश्चिम साइड में है। नेपाल और देखा जाए तो सिक्किम के बॉर्डर पे ही है, लेकिन सिक्किम में इसका ज्यादा विस्तार है। कंचनजंगा ये दूसरी पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि यहाँ
कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क का कौन सा है, तो कंचनजंगा है। और यहाँ खंगनजेडांग नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है, तो वो भी भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। कुछ देखिए, नेपाल में कुछ पर्वत चोटी हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है कि उनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो जैसे कंचनजंगा के थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में तो एक मकालू पर्वत मिलेगा, मकालू है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8481 मीटर है। और इसके उत्तर पश्चिम में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, नेपाल में स्थित है और ग्रेटर हिमालय पर स्थित है। फिर इसके बाद इसके और थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो गौरी शंकर मिलेगा पर्वत चोटी। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो गौरी शंकर, इसकी ऊंचाई 7145 मीटर है, थोड़ा इसका कम है। और आगे जाएंगे पश्चिम में तो अन्नपूर्णा पर्वत चोटी मिलेगी। अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। और थोड़ा सा इसके पश्चिम में जाएंगे तो एक पर्वत चोटी है और जिसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी जो पर्वत चोटी है, ये देखा जाए तो अन्नपूर्णा के पश्चिम में है, या नेपाल के पश्चिमी भाग में है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, 8178 मीटर है। तो धौलागिरी, तो ये पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर कौन सा चोटी, खास तौर से पीसीएस में आता है या आईएएस में पूछ लेता है प्रश्न। ये तो सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो आप लोग देखते रहिएगा कि पहले अगर पूर्व से हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो पहले कंचनजंगा मिलेगा, मकालू इसके बाद आएगा, इसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर गौरी शंकर आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर धौलागिरी आएगा। या अगर हम पश्चिम से चल रहे हैं तो पहले धौलागिरी आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर गौरी शंकर आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर मकालू आएगा, फिर कंचनजंगा आएगा। तो ये हो गया देखा जाए ग्रेटर हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत चोटी। अब इसके बाद उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में मान लीजिए पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। ये भी ग्रेटर हिमालय पर स्थित है, 7838 मीटर है। 7838 मीटर है ऊंचाई इसकी, नंदा देवी है। ये देखा जाए तो उत्तराखंड के पूर्वी भाग में है, जबकि पश्चिमी भाग में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कामेत। दूसरी पर्वत सबसे ऊंची चोटी है कामेत। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। 7756 मीटर जो है कामेत दूसरी ये चोटी है, और ये उत्तराखंड के पश्चिम भाग में स्थित है। इसके बाद इसके थोड़ा सा पूर्व में और देखें मध्यवर्ती भाग में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है बद्रीनाथ। इसकी ऊंचाई है 7740 मीटर है। और इसी थोड़ा दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिशूल, उसकी 7738 मीटर ऊंचाई है। तो ये सारे ग्रेटर हिमालय पर्वत के ही ऊंचे चोटी हैं।
और एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहाँ नंदा देवी लगेगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गाडविन ऑस्टिन बताएंगे। और अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो कंचनजंगा बताएंगे। वहाँ विश्व के सब लोग जान ही रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर इसके बाद आते हैं पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में देखिए कुछ पर्वत हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं छोटा छोटा पर्वत है, जैसे देखा जाए तो लघु हिमालय का पार्ट है। मिसमी पर्वत, अबोर पर्वत, मेरी पर्वत और डफला पर्वत। तो ये सारे पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश के पार्ट हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पार्ट है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ये पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो मिसमी पर्वत है। इसके बाद पश्चिम की तरफ जाएंगे तो अबोर पर्वत मिलेगा, और इसके बाद अपश्चिम में जाएंगे तो मिसमी के बाद अबोर पर्वत, इसके बाद मेरी पर्वत है, इसके बाद डफला पर्वत है। और इस पर्वत पूर्व से पश्चिम की तरफ इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में इसका स्वीकृत अंश है। चूंकि ये लघु हिमालय का पार्ट है और इनकी ऊंचाई भी लगभग देखा जाए तो 3500 और 4000 मीटर के आसपास है, तो जिससे यहाँ शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं और शीतोष्ण प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ढलानी क्षेत्रों में इन सब पर्वतों में देखा जाए तो ढलानी क्षेत्रों में खासतौर से जो यहाँ के अबोर जनजाति हैं, मेरी जनजाति हैं, डफला जनजाति हैं, तो इन सब के द्वारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है, या उसको हम झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ वो वन को काटते हैं, वन को जला देते हैं, भूमि प्राप्त करते हैं और उस पर तब तक खेती करते हैं जब तक मिट्टी में उर्वरता की मात्रा बनी रहती है। जैसे ही उर्वरता समाप्त होती है वे उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह पुनः भूमि प्राप्त करते हैं वन को काटकर। तो इस तरह से देखा जाए तो वो फसल का परिवर्तन करने के बजाय, चक्र परिवर्तन करने के बजाय देखा जाए तो भूमि चक्र का परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इसे कहते हैं झूमिंग कृषि कहते हैं। तो इन पहाड़ियों पर होता है इन सब जनजातियों के द्वारा। देखिए जब हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ आता है तो एक पर्वत है पटकई बूम पर्वत है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य में सीमा भी बनाता है, प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। अरुणाचल प्रदेश का वो दक्षिणी भाग है पटकई बूम पर्वत। और इसी का और दक्षिण में आएंगे तो एक मिलेगा नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी मिलेगा। नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट सारामती, जिसकी ऊंचाई 3837 मीटर के आसपास है, लगभग 3837 मीटर है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे देखा जाए तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नामसा पर्वत के बाद पूर्वोत्तर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती। तो माउंट सारामती पूछा जाता है कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो नागा पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है ब्लू
माउंटेन मिजो पहाड़ी पर स्थित है। ये पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी पर स्थित है। मिजो पहाड़ी पर है, भारत में है और इसकी जो ऊंचाई है 2150 मीटर लगभग है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 2150 मीटर है। तो यही पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, किस भाग में है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये पूर्वोत्तर भारत में है, मिजोरम राज्य में है और मिजो पहाड़ी पर स्थित है। ब्लू माउंटेन एक नेशनल पार्क भी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है, तो आ जाता है मिजोरम राज्य। अब देखिए एक पहाड़ी जिसका नाम है बरेल पहाड़ी। बरेल पहाड़ी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। बरेल पहाड़ी ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे असम है, मणिपुर है और नागालैंड है। असम, मणिपुर और नागालैंड, इन तीनों पहाड़ी देखा है, तीनों राज्यों में, ये तीनों राज्यों की सीमा पर फैला हुआ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसी के उत्तर पश्चिम में एक देखेंगे तो एक पर्वत और है जिसका नाम है रेंगमा पर्वत। रेंगमा पर्वत ये किस राज्य में है, तो पूरी तरह से असम में है। असम राज्य में रेंगमा पहाड़ी स्थित है। देखिए जो मैं पर्वत बता रहा हूँ, इन सब का केवल नाम ही पूछा जाता है कि किस राज्य में है। चूंकि इनके नाम थोड़ा अजीब टाइप के हैं, तो आपको नाम केवल याद करना है किस राज्य में है, और बाकी जो विशेषता, मैं विशेषता इनका बता दे रहा हूँ। फिर असम में एक और पहाड़ी जिसका नाम है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी ये असम में है। असम के उत्तर पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ी है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, देखा जाए तो मेघालय में। मेघालय में एक शिलांग का पठार है। शिलांग के पठार पर 3 पहाड़ी है। वो 3 पहाड़ी कौन कौन से हैं, तो गारो है, खासी है, जयंतीय पहाड़ी है। सबसे पश्चिम में गारो, बीच में खासी और सबसे पश्चिम में जयंतीया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतीय पहाड़ी। चूंकि गारो, खासी, जयंतीय जनजाति का नाम है, यहाँ जनजाति मेघालय में पाई जाती है, और इन्हीं के नाम पर इन सब पहाड़ी का नाम रखा गया है। चूंकि देखा जाए तो जो शिलांग का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और यह देखा जाए तो प्राचीनतम एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यह वर्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्वत। क्योंकि जब मानसून, बंगाल की खाड़ी से मानसून उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता है तो पहले इन्हीं पहाड़ियों से टकराता है। खास तौर से जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, तो इस खासी पहाड़ी पर 2 स्थान 15 किलोमीटर डिफरेंस में है। एक है मासिनराम, मासिनराम, और दूसरा है चेरापूंजी। मासिनराम और चेरापूंजी जो है, यह देखा जाए तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चूंकि दोनों के मध्य की जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर है, तो कभी मासिनराम में अधिक वर्षा हो जाती है, कभी चेरापूंजी में हो जाती है। यहाँ ये माना जाता है कि 1200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होती है, जो विश्व का सबसे अधिक देखा जाए तो वर्षा वाला स्थान माना जाता है। तो ये किस पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर है, और खासी पहाड़ी पर ही शिलांग मेघालय की राजधानी स्थित है। ये भी मान लीजिए पूछा जाता है कि शिलांग
मेघालय की राजधानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। फिर इसके बाद देखिए जो गारो पहाड़ी है ये सबसे पश्चिम में है और इस पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नोक्रेक। नोक्रेक जो है ये पर्वत चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है 1421 मीटर है। 1421 मीटर है नोक्रेक पहाड़ी। और यहाँ एक नोक्रेक नेशनल पार्क भी है, गारो पहाड़ी पर बनाया गया है नोक्रेक नेशनल पार्क। और एक नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है, क्योंकि ये एरिया जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न है, अधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसके कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ एक साथ एक समूह में पाए जाते हैं। और इसको जो है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये हो गया हमारे पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ी हैं। और देखा जाए तो सिक्किम के दक्षिण में एक पहाड़ी जिसका नाम है दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में है। पश्चिम बंगाल का पार्ट है, उत्तरी भाग में है, लेकिन देखा जाए तो सिक्किम के दक्षिण में है। यह देखा जाए तो चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके ढलानी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जो यहाँ के चाय उत्पादित होते हैं वो बहुत ही सुगंधित और उच्च क्वालिटी के होते हैं। और यहाँ के चाय का जो डिमांड है विश्व में बहुत ज़्यादा है दार्जिलिंग चाय का। तो चाय का उत्पादन यहाँ ज़्यादा किया जाता है दार्जिलिंग में। बाकी असम में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। ये सब जो मिकिर पहाड़ी, रेंगो पहाड़ी है, ढलानी क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा चूँकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होता है इन क्षेत्रों में, लेकिन मिट्टियों में वर्षा का जल टिक नहीं पाता ढाल होने की वजह से। देखा जाए तो वो घाटी क्षेत्रों में चला जाता है, जल सब नदियों में चला जाता है, तो जिससे जो है देखा जाए तो वहाँ चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, देखा जाए तो अरावली पर्वत देखते हैं हम। अरावली पर्वत तो अरावली पर्वत जो है ये गुजरात में एक पालनपुर स्थान है। पालनपुर स्थान से लेकर ये दिल्ली तक विस्तृत है। दिल्ली तक पूरी तरह से विस्तृत है। इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई माना जाता है। और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। यह पूछा जाता है कि प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, अर्थात जब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी पृथ्वी पर, तभी इस पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। और यह पर्वत इतना अत्यधिक रूपांतरित हुआ है, इतना अधिक कायांतरित हुआ है कि वर्तमान में देखा जाए तो जो चट्टान है वह संगमरमर के रूप में, उच्च क्वालिटी के संगमरमर के रूप में बदल चुका है। जैसे मकराना जो संगमरमर है, मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है और उच्च क्वालिटी का है, तो यहीं से निकाला जाता है। तो कह सकते हैं कि यह पर्वत खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार से संपन्न है। खनिज भंडार की दृष्टि से काफी संपन्न है अरावली पर्वत। और आर्कियन युग की चट्टान है, ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है।
इसके थोड़ा उत्तर और पश्चिम में देखेंगे तो एक मिलेगा माउंट आबू पर्वत। अरावली पर्वत के थोड़ा पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में माउंट आबू पर्वत है। माउंट आबू नेशनल पार्क भी है, यही बनाया गया है, थोड़ा यहाँ जैव विविधता ज़्यादा मिलता है। तो माउंट आबू पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। ये बार बार पूछा जाता है गुरु शिखर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। किस पर्वत है? माउंट आबू पर है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है गुरु शिखर की। किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर है, ये इसकी विशेषता है। फिर इसके बाद दूसरा जो पर्वत है वो है विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार में सासाराम, तक विस्तृत है। विंध्यन पर्वत, चूंकि विंध्यन पर्वत जो है एक, यहाँ पहले विंध्यन भूसन्नति था, तो उस भूसन्नति में अवसादों के निक्षेप होने से और उसमें दबाव पड़ने से इस पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। तो यह एक अवसादी चट्टान के रूप में है जिसमें चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तो इत्यादि देखने को मिलते हैं। और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में खनन किए जाते हैं, ये सब पत्थर निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग जो है देखा जाए तो मकान बनाने में किया जाता है, या ऐतिहासिक इमारतें जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, उन सब का निर्माण जो है लाल पत्थर यहीं से निकालकर किया गया है। तो वर्तमान में देखा तो ये भी क्या है कि एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, जिसका विस्तार राजस्थान है, एमपी है, और इसके बाद यूपी के मिर्जापुर जिला है, बिहार है, थोड़ा झारखंड है। तो इस तरह से 5 स्टेट में ये फैला हुआ है। विंध्यन पर्वत, और विंध्यन पर्वत के ही दक्षिण में उसी के समानांतर एक है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी जो विस्तार है उसको गुजरात में राजपीपल की पहाड़ी कहते हैं, और राजपीपल की पहाड़ी का पूर्वी विस्तार मध्य प्रदेश में, एमपी में सतपुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत से थोड़ा सा ही दक्षिण पूर्वी भाग में एक है महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है किसका? महादेव पर्वत का। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है महादेव पर्वत की, धूपगढ़ चोटी की। तो ये भी पूछा जाता है कि धूपगढ़ जो पर्वत चोटी है ये किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। कभी कभी सतपुड़ा भी रहता है, तो सतपुड़ा मत लगाइए क्योंकि महादेव पर्वत की ऊंची चोटी है। अब इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे एक है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मैकाल पर्वत है।
मैकाल पर्वत की जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर मिटा भी दे रहा हूँ, तो मेरे साथ आप लोग नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए आप लोग, साथ में इसको नोट भी करते रहिए पेन कॉपी लेकर। तो जो अमरकंटक है इसकी ऊंचाई 1057 मीटर के आसपास है। 1057 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है अमरकंटक पर्वत चोटी की। और यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ, जैसे देखा जाए तो नर्मदा है, ताप्ती है और सोन नदी है, तो इसी के आसपास से निकलती है और तीनों जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है क्योंकि देखा जाए तो क्रिटेशियस युग में जब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में काफ़ी हलचल हो रहा था, भूगर्भिक हलचल हो रहा था, तो उस समय भ्रंशन की क्रिया होने से देखा जाए तो बीच बीच में दरारें पड़ी थी, भ्रंश हुआ था। तो जैसे देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य में जो भ्रंश घाटी है वहाँ से नर्मदा नदी होकर प्रवाहित होती है, और सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य में जो भ्रंश घाटी है वहाँ से ताप्ती नदी होकर प्रवाहित होती है। बाकी उत्तर में विंध्य पर्वत और एक है कैमूर पर्वत, तो उसी के आसपास उसी के मध्य से होकर देखा जाए तो एक सोन नदी है काटते हुए प्रवाहित होती है, तो वो भी भ्रंश घाटी में, और एक दामोदर नदी है तो वो भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो 4 नदियाँ ऐसी हैं जो देखा जाए तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो खासतौर से इसमें जो नर्मदा नदी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, तो नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। फिर इसके बाद देखते हैं गुजरात में कौन कौन से पर्वत हैं। तो गुजरात में एक तो गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है। चूंकि देखिए गुजरात में ये जो पार्ट है पूरा, इसको हम कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप, और दूसरे को कहते हैं कच्छ प्रायद्वीप। जो दूसरा प्रायद्वीप है उसको कच्छ प्रायद्वीप कहते हैं, और दक्षिण का जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप है। दोनों के मध्य में यहाँ एक खाड़ी है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। और काठियावाड़ प्रायद्वीप तथा महाराष्ट्र के मध्य में एक है खाड़ी जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। तो गिर पहाड़ी जो है यह काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में है, और यह यहाँ पर गिर नेशनल पार्क बनाया गया है। गिर नेशनल पार्क बनाया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। एशियाई शेर के लिए पूछा जाता है कि एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में। फिर इसके बाद इसी के थोड़ा सा उत्तर पश्चिम साइड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी है। गिरनार पहाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक पहाड़ी जिसका नाम है मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी है। और मांडव पहाड़ी के पश्चिम भाग में एक पहाड़ी है जिसका नाम है वारदा की पहाड़ी। वारदा पहाड़ी। वारदा पहाड़ी है। वारदा पहाड़ी की जो चोटी है उसका नाम है गोरखनाथ। ऊंची चोटी इसका नाम गोरखनाथ है। तो मान लीजिए पूछा जाता है गोरखनाथ जो पर्वत चोटी है किस पहाड़ी पर है, तो वारदा पहाड़ी पर है।
और कच्छ प्रायद्वीप में एक पहाड़ी जिसका नाम है कच्छ की पहाड़ी। कच्छ की पहाड़ी। तो ये हो गया गुजरात के पर्वत, महाराष्ट्र में बता दिया और राजस्थान का बता दिया। बाकी जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, तो इन सब की पहाड़ी का मैं अगले वीडियो में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। और यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। चूँकि देखिए मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बच्चों की डिमांड होती है कि सर वीडियो जो है थोड़ा छोटा बनाइए, 40 मिनट का, 50 मिनट का या 30 मिनट हो सके बनाइए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो सिविल तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अगर किसी वीडियो को देखते हैं, पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में बनाऊँ, लेकिन ये भी होता है कि ज़्यादा मैटर होने की वजह से वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन इसका जो और पहाड़ी बच रहा है दक्षिण की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहाड़ी है, उसको मैं कल के वीडियो में अपलोड करके विस्तृत रूप में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आप लोग उसको देखिएगा। और जो मेरे वीडियो को देखते हैं, आप लोग से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें, जुड़ सकें। और जैसे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग तक पहुंच सके, तो मेरा आपसे निवेदन है। मेरा सहयोग कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो सब महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोग के समक्ष लेकर प्रस्तुत हो पाऊँ, और जिससे कि आप लोग जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं पूरी तरह से आपकी सहायता कर सकूं और कंपटीशन आप लोग निकाल सकें। धन्यवाद।